जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट चैप्टर इज मनी एंड बैंकिंग। आई होप आप सबके पास ये जो पीडीएफ है ये आप सबके पास होगा जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर किसी के पास पीडीएफ ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दूंगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐप पर एक्टिवेटेड रहते हैं और आप सब मैसेज भी कर रहे हैं। कई सारे बच्चे मुझसे जो भी उनके डाउट्स हैं इकोनॉमिक्स में वो पूछ भी रहे हैं। जो नहीं पूछ रहे हैं आपसे मैं कहना चाहूंगा कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो जिस नंबर से आपके पास ऐप का लिंक आया था आप उस नंबर से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। मैं आपको बता भी देता हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 9587649032 है। आप इस नंबर पर कभी भी अपने डाउट जो है वो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। पीडीएफ आपके सामने है और अगर आपने, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप पीडीएफ को प्रिंट करवा सकते हैं और जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो देखते समय पीडीएफ अपने सामने रख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, मनी एग्जैक्टली क्या है और मनी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, और जब मनी नहीं था तब क्या होता था। जब मनी एग्जिस्टेंस में नहीं था तब जब भी कोई व्यक्ति, कोई पर्सन मार्केट में जाता था तो वो कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज करता था। कमोडिटी के बदले में कमोडिटी को एक्सचेंज करने का जो सिस्टम है इसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम। इसे हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट में कपड़े खरीदने के लिए जा रहे हैं और मान लेते हैं अभी भी बार्टर सिस्टम चल रहा है, तो दुकानदार से कपड़े आप लेंगे और बदले में आप उसको कुछ देंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। अभी भी आपने नोटिस किया होगा ना, कई बार वो गलियों में आते हैं, बर्तन वाले आते हैं जो आपसे कहते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई पुराने कपड़े हों या रद्दी अगर आप उन्हें देंगे तो बदले में वो आपको बर्तन दे करके चले जाते हैं। तो जहां पर कमोडिटी के बदले में कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है, दैट सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। तो जब दुनिया में पैसा नहीं था तब क्या चलता था? इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एट दैट टाइम वी कैन से कि तब बार्टर सिस्टम चलता था। बट बार्टर सिस्टम की काफी परेशानियां थी जिसके चलते अल्टीमेटली हमें बार्टर सिस्टम को छोड़ना पड़ा और बार्टर सिस्टम की जगह आ गया मनी। क्या प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण हमें बार्टर सिस्टम को छोड़ना पड़ा? स्क्रीन पे फोकस करिएगा। हियर यू कैन सी दैट बार्टर सिस्टम की सबसे पहली परेशानी थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। बार्टर सिस्टम में कोई भी दो लोग आपस में ट्रांजैक्शन तब तक परफॉर्म नहीं कर सकते जब दोनों के पास एक दूसरे की जरूरत का सामान ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पेन है और मुझे खाना चाहिए, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति तलाशना पड़ेगा जिसे पेन की जरूरत हो और उसके पास खाना भी हो। मान लो मुझे कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जिसके पास खाना तो है लेकिन उसे पेन की जरूरत नहीं है, तो वो मेरे साथ ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं करने वाला। तो ये बार्टर सिस्टम की भाई सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जब तक दोनों के पास एक दूसरे की जरूरत का सामान नहीं होगा तब तक वो एक दूसरे के साथ कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। सेकेंड प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, लिखिए लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब मान लो मेरे पास एक घोड़ा है, आई हैव अ हॉर्स, और मैं मार्केट में जाता हूं कि इस हॉर्स के बदले में अपनी जरूरत का सामान ले लूंगा। लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हॉर्स एक ऐसी चीज है जिसको हम डिवाइड करके लोगों में नहीं बांट सकते। तो अगर मुझे सपोज हॉर्स के बदले में कपड़े भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, खाना भी चाहिए, दैट मीन्स एक हॉर्स मुझे 3 लोगों के साथ एक्सचेंज करना है, तो दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो बार्टर सिस्टम के अंदर लैक ऑफ डिविजिबिलिटी थी। तीसरी चीज, बार्टर सिस्टम के अंदर कमोडिटीज की वैल्यू को मेजर करने के लिए कोई कॉमन सिस्टम नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे भूख लग रही है तो मेरे लिए खाने की वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है और मैं खाने के बदले में कुछ भी देने के लिए तैयार हो सकता हूं। वहीं अगर आई एम नॉट हंग्री, इन दैट केस हो सकता है कि खाने की मेरे लिए कोई वैल्यू हो ही ना। गेटिंग दिस पॉइंट? सो द थिंग इज दिस कि बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज की वैल्यू को मेजर करने का कोई कॉमन सिस्टम नहीं था। ठीक है, लैक ऑफ कॉमन मेजर। फोर्थ प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम की, डिफिकल्टी इन स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। भाई सपोज मैं टीचर हूं और अभी बार्टर सिस्टम चल रहा है। मान लो मैंने किसी साल 500 स्टूडेंट्स को पढ़ाया। अगर बार्टर सिस्टम ही चल रहा होगा तो 500 स्टूडेंट्स मुझे बदले में कुछ ना कुछ सामान देके जाएंगे। सपोज कोई कपड़ा दे गया, कोई कुर्सी दे गया, कोई टेबल दे गया। इस तरह से 500 लोगों ने मुझे क्या पकड़ा दी? कोई ना कोई कमोडिटी एक्सचेंज में पकड़ा दी।
मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये हो जाएगी कि मैं इन सारी कमोडिटीज को स्टोर करके कहां रखूं। और दूसरी बात, कमोडिटीज तेजी से डेप्रिशिएट भी होगी भाई टाइम के साथ साथ, तो ये पुरानी होती जाएगी। तो जो भी मैंने वैल्यू अर्न की इन कमोडिटीज की फॉर्म में, वो वैल्यू बहुत तेजी से क्या होने लग जाएगी, खत्म होने लग जाएगी। तो बार्टर सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपने जो भी कमोडिटीज अर्न की है उसको आप स्टोर करके कैसे रखोगे। ठीक है, अच्छा मान लो मेरे पास बहुत सारी कमोडिटीज इकट्ठी हो गई। अब मेरा कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर किसी दूसरे शहर में घूमने के लिए गया हुआ है। अब सपोज वहां पर वो जो सामान लेके गया था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब वो मुझे फोन करके कहता है कि भाई मेरे पास सामान खत्म हो गया है, तो मुझे आपके पास बहुत सारी चीजें, तो मुझे कुछ सामान आप भिजवा दो। तो आप समझ सकते हो कि कमोडिटीज को भिजवाना, ट्रांसफर करना किसी दूसरे को, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यहां पर मैं उस तक सामान कैसे पहुंचाऊंगा। आज के टाइम पर तो पैसा चलता है, तो अगर कोई मुझे फोन करके बोलेगा कि भाई मेरे पास पैसे खत्म हो गए और अगर मुझे उसे पैसे देने हैं, तो मैं आसानी से पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। लेकिन बार्टर सिस्टम में यह समस्या थी। पहली बात, जो कमोडिटीज, जो वैल्यू आपने अर्न की है उसे स्टोर करके रखना पॉसिबल नहीं था। एंड सेकेंडरी, अगर आप अपनी वैल्यू को किसी और को ट्रांसफर करना चाहो तो यह भी पॉसिबल नहीं था। बार्टर सिस्टम के अंदर एक समस्या यह भी थी कि आप डिफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते थे। डिफर्ड पेमेंट का मतलब है सामान मैंने आज ले लिया किसी से, लेकिन मैं उसे पेमेंट किसी फ्यूचर डेट पे करना चाहता हूं। तो कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज करने में ये एक बड़ी परेशानी थी। मान लो मैं मार्केट में कपड़े लेने के लिए गया और बदले में देने के लिए मेरे पास खाना था। हम समझ सकते हैं खाना एक ऐसी चीज है जो कि बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा इट विल गेट वी कैन से स्पॉइल्ड। ओके, सो द पॉइंट इज दिस कि अगर मुझे सामने वाले को डिफर्ड पेमेंट करना है, मान लो मैं उससे कहता हूं कि यार मैं आपसे कपड़े आज ले जाता हूं, लेकिन जो खाना है मेरे पास ये मैं आपको बाद में दूंगा, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है ट्रांजैक्शन आप आज कर रहे हो लेकिन उसका पेमेंट आप फ्यूचर में करना चाहते हो। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं था। तो बार्टर सिस्टम में जहां कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज करनी होती थी, वहां पर ये सारी प्रॉब्लम्स थी और इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण बार्टर सिस्टम जो है वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया और हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना था जिससे हम क्या कर सके, जिससे हम बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सो फाइनली बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने एक नया तरीका ढूंढा और क्या एग्जिस्टेंस में आया, मनी एग्जिस्टेंस में आया। मनी के एग्जिस्टेंस में आने के बाद अब ऐसा होता है कि जब आप मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हो तो आप बदले में उसे सामान नहीं देते, आप बदले में उसे क्या देते हो, पैसे देते हो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मनी बेसिकली है क्या, तो मनी असल में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। Whenever you do some transaction in market, in exchange, what you give now, आप बदले में सामने वाले को देते हो मनी। Getting this thing? और जनरली किसी भी इकोनॉमी के अंदर मनी एक ऐसी चीज होती है जो जनरली एक्सेप्टेबल होती है और ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारे देश के अंदर जो नोट चलते हैं, जो करेंसी नोट चलते हैं, वो मनी है। क्यों? क्योंकि वो जनरली एक्सेप्टेबल है। और जनरली एक्सेप्टेबल क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल रखा है कि भैया ये क्या है, ये पैसा है। ओके, तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने बार्टर सिस्टम को यूज करना छोड़ दिया और इसकी जगह मनी एग्जिस्टेंस में आ गया। मनी बेसिकली क्या है, हमें समझ में आ रहा है कि मनी बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल किया जाता है एंड दिस थिंग इज जनरली एक्सेप्टेबल। एंड व्हाई इट इज जनरली एक्सेप्टेबल? बिकॉज ये इकोनॉमी के अंदर ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट होता है। अब देखिए मनी के फंक्शंस क्या क्या है। अगर हम मनी के फंक्शंस की बात करें तो मनी के फंक्शंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्टिजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। सबसे प्राइमरी फंक्शन देखें हम मनी का, तो मनी को डिस्कवरी क्यों किया गया? क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लमैटिक था कि कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है, तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए थी कि जिसे जब भी हम किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं तो बदले में हम उसको वो चीज दे दें और सामने वाला बिना किसी परेशानी के उसको एक्सेप्ट कर ले। और जब उसे कोई चीज खरीदनी हो तो वो उस चीज को सामने वाले को देकर करके अपनी जरूरत का सामान खरीद ले। और फाइनली वो चीज क्या निकल करके आई? मनी निकल करके आई कि भैया आप मार्केट में जाइए, आपने कोई सामान खरीदा है, बदले में क्या दे दीजिए? आप पैसे दे दीजिए, आप मनी दे दीजिए। ठीक है,
अगले को जब किसी चीज को खरीदने की जरूरत होगी तो वो भी मनी को एज एन एक्सचेंज यूज करके और अपनी जरूरत का सामान खरीद लेगा। तो मनी का डेफिनेटली सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है? दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, अच्छा, मनी का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार अलग से पूछा भी जाता है। देखिए, मनी ना मार्केट में बिकने वाली हर चीज की वैल्यू को मेजर करने के लिए एज अ यूनिट भी काम करती है। आज जब आप मार्केट में जाते हैं तो सुई से लेकर के कार तक हर एक चीज मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है। कार 5 लाख की है, पेन 10 रुपए का है। एवरीथिंग विच इज बीइंग सोल्ड इनटू द मार्केट कैन बी, उसकी जो वैल्यू है दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी का एक फंक्शन ये भी है कि मनी की मदद से हम डिफरेंट कमोडिटीज की वैल्यू को क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं। तो मनी के प्राइमरी फंक्शंस क्या है कि मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है। सेकेंडरी मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि मनी से हम कमोडिटीज की वैल्यू को मेजर कर पाते हैं। ओके, सेकेंडरी फंक्शंस भी है मनी के। मनी के सेकेंडरी फंक्शंस क्या है? मनी का पहला सेकेंडरी फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। आज मनी की मदद से किसी से उधार लेना या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना काफी आसान हो चुका है। अगर मैं कार खरीद के लाता हूं और मैं उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना चाहता हूं या फ्यूचर डेट में करना चाहता हूं, तो क्योंकि मुझे उसे पेमेंट मनी में करना है, कोई कमोडिटी में नहीं करना है, सो दैट्स व्हाई दिस इज क्वाइट सिंपल। ये कंपैरेटिवली आसान है। ओके, आज अगर मैं 500 बच्चों को पढ़ाता हूं और बदले में मुझे पैसे मिलते हैं, तो सामान तो स्टोर करके रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन पैसा मेरे लिए स्टोर करके रखना मुश्किल नहीं है। मैं बैंक में इस पैसे को जमा करवा सकता हूं और बैंक में जमा करवाने के बाद भले ही मैं पैसा 5 साल बाद इस्तेमाल करूं या 10 साल बाद इस्तेमाल करूं, पैसे की वैल्यू किसी भी तरह से कम नहीं होगी। उल्टा वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बढ़ जाएगी। मनी का एक और सेकेंडरी फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अगर मेरे पास पैसा है और मैं अपना पैसा किसी और को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो मैं आज के टाइम पे तो बहुत आसानी से फोन पे कर सकता हूं, गूगल पे कर सकता हूं और इस पैसे को सामने वाले को ट्रांसफर कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली मनी के क्या थे? सेकेंडरी फंक्शंस थे। मनी के कुछ ऐसे फंक्शंस भी निकल करके आए जो जब मनी डिस्कवर हुआ था तब तो हमने नहीं सोचे थे, लेकिन बाद में ये फंक्शंस इवॉल्व हुए। इन फंक्शंस को हम बोल सकते हैं कॉन्टिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। मनी है इसीलिए नेशनल इनकम मेजर करना पॉसिबल है। मनी है इसीलिए प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, दैट मींस उसे मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है। वी ऑल नो दैट मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए टोटल रेवेन्यू समझना पड़ता है, टोटल कॉस्ट समझना पड़ता है, और ये सारी चीजें मनी की टर्म्स में ही समझी जाती है। तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हो चाहे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो, इन सब चीजों को समझने में भी मनी हमें काम में आता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। ओके, अच्छा, जो मनी आज यूज हो रहा है, क्या वही मनी शुरुआत से एग्जिस्टेंस में है या मनी भी टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है? द आंसर इज यस, मनी टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। ठीक है, जैसा आज हम देख रहे हैं वैसा पैसा हमेशा से नहीं था, ये धीरे धीरे मनी इस स्टेज तक आया है। जब शुरुआत में हमने मनी डिस्कवर किया था तो हमें मनी एक ऐसी चीज चाहिए था जो कि प्रीशियस हो, और इनिशियल लेवल पर जो मनी एग्जिस्टेंस में आया उसे कहा जाता था फुल्ली बॉडीड मनी। क्या बोलते थे उसको? फुल्ली बॉडीड मनी। अब ये फुल्ली बॉडीड मनी क्या है? ध्यान देना, आपको मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है। फुल्ली बॉडीड मनी इज अ मनी वेयर फेस वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। फुल्ली बॉडीड मनी हम ऐसे मनी को कहते हैं, जैसे पहले के टाइम पे चलते थे ना गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, तो सपोज एक गोल्ड कॉइन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 100। ठीक है, तो ये इस गोल्ड कॉइन की फेस वैल्यू है। फुल्ली बॉडीड मनी में जो करेंसी की फेस वैल्यू है वो उसके मैटर कंटेंट की वैल्यू के बराबर भी होती थी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर हम पुराने जमाने में चले जाएं और सपोज हमारे हाथ में एक गोल्ड कॉइन है, कॉइन्स को ना अशरफियां भी कहा जाता था। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक अशरफी है, मेरे पास एक गोल्ड कॉइन है जिसके ऊपर 100 लिखा हुआ है। अगर मैं इस गोल्ड कॉइन को मेल्ट कर दूं, पिघला दूं, और जो मटेरियल मेरे पास निकल करके आए उसको मैं से थोड़ा सेट करके, मतलब सेट इन द सेंस उसको थोड़ा सा मैं ठंडा होने दे करके उस मटेरियल को मैं मार्केट में लेकर के जाऊं और उसे मैं बेचूं, तो जब मैं उस मटेरियल को बेचूंगा ना, तो मुझे बदले में दोबारा से एक 100 रुपीज का गोल्ड कॉइन मिल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कॉइन के ऊपर 100 लिखा है तो जिस मैटर के ऊपर वो 100 लिखा है उस मैटर की वैल्यू भी मार्केट में 100 के बराबर है। सो दिस इज कॉल्ड एज फुल्ली बॉडीड मनी।
where face value of money is equal to the value of matter contained in it. ठीक है, this type of money is called as fully bonded money. अब fully bonded money के अंदर काफी परेशानियां थी. सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि बहुत सारा जो प्रीशियस मेटल है वो फुल्ली बॉन्डेड मनी बनाने में क्या हो रहा था, वेस्ट हो रहा था. सपोज अगर आज भी ऐसे गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स चल रहे होते हैं तो आप समझ सकते हो कि आज की इकोनॉमी में करोड़ों और अरबों के ट्रांजैक्शंस होते हैं. इतने बड़े ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए न जाने कितने गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स की रिक्वायरमेंट हमें होती. तो आज के टाइम पर तो हम समझ सकते हैं कि गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन में तो हम काम ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मेटल्स ऐसे हैं जिनकी सप्लाई दुनिया में लिमिटेड है. तो करोड़ों और अरबों के ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए इतने सारे गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स बनाना पॉसिबल ही नहीं होता. आ रही बात समझ में? तो फुल्ली बॉन्डेड मनी जो है वो भी धीरे धीरे एक परेशानी बन गया, और जैसे जैसे इकोनॉमीज के अंदर ट्रांजैक्शंस की वैल्यू ग्रो करने लगी वैसे वैसे फुल्ली बॉन्डेड मनी जो है उसका जो यूज है, उसकी जो यूटिलिटी है वो भी डिक्रीज होने लगी. तो डिसाइड किया गया कि फुल्ली बॉन्डेड मनी को छोड़ दें और इसकी जगह आ गया रिप्रेजेंटेटिव मनी. रिप्रेजेंटेटिव मनी में मनी की जो फेस वैल्यू है वो उसके मैटर कंटेंट की वैल्यू के बराबर नहीं होती है. इट मींस दैट जैसे आज के टाइम पे 500 रुपए का नोट है या 2000 का नोट है ना. अब आप एक एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हो. आप उस 2000 के नोट को लो, मम्मी से मांगो 2000 रुपए का नोट, कि एक इकोनॉमिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो नोट चाहिए. वो 2000 रुपए का नोट लो आप, और 2000 रुपए का नोट लेकर के कटोरी में पानी लो और पानी के अंदर क्या करो, उसकी लुगदी बना दो 2000 रुपए के नोट की. ठीक है, लुगदी बना करके, लुगदी समझते हो ना, मतलब उसको अच्छी तरह से घोल लो आप. फिर क्या करो, आप उसे फ्रिज में रख दो या उसे थोड़ा सा सेटल डाउन होने दो. जो मटेरियल आपके पास निकल करके आए, मार्केट में जाना और उस मटेरियल को बेचना. जब आप मार्केट में जाके जो उसमें से मटेरियल निकलेगा, जब आप उसे बेचोगे तो क्या बदले में आपको 2000 रुपए का नोट मिल जाएगा? यस और नो? ऑब्वियसली नॉट. क्यों? क्योंकि 2000 रुपए का जो नोट है उसकी फेस वैल्यू भले ही 2000 रुपए, लेकिन उसके मैटर कंटेंट की वैल्यू 2000 रुपए के बराबर नहीं है. इस तरह का जो मनी होता है जहां पर फेस वैल्यू मैटर कंटेंट की वैल्यू के बराबर नहीं है, दिस मनी इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव मनी. हम उस करेंसी नोट को, 2000 रुपए के नोट को पैसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने उसके ऊपर साइन कर रखे हैं कि मैं धारक को 2000 रुपए देने का वचन अदा करता हूं. I promise to pay the bearer the sum of 2000 rupees. That means in simple words अगर मैं कहूंगा तो सरकार ने बोल रखा है कि 2000 रुपए का नोट वैलिड करेंसी है, इसीलिए हमने उसे करेंसी माना हुआ है. जैसा डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर हुआ था, सपोज ऐसा दोबारा हो जाए, नरेंद्र मोदी जी भैया जो है 8 बजे रात को आए और 8 बजे आकर के बोले कि भैया कल से जो ये देश में करेंसी चल रही है ये पैसा नहीं रहेगा, तो वो जो 2000 रुपए का नोट है वो तुरंत क्या हो जाएगा? कागज का टुकड़ा हो जाएगा. आ रही बात समझ में? सो दिस टाइप ऑफ मनी इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव मनी. रिप्रेजेंटेटिव मनी को यूज करने से हमारी एक बहुत बड़ी परेशानी सॉल्व हो गई कि अब हमें प्रीशियस मेटल की जरूरत नहीं थी मनी बनाने के लिए. ठीक है ना, अब हम कागज के ऊपर जो है मनी को प्रिंट कर सकते थे. तो पहले फुल्ली बॉन्डेड मनी था, फिर रिप्रेजेंटेटिव मनी आया, और आजकल हम जानते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव मनी के बाद की भी नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, दैट इज डिजिटल मनी. डिजिटल मनी में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी मैटर की जरूरत ही नहीं होती है. ठीक है, जैसे आप आज किसी को पेटीएम कर देते हो अमाउंट, या किसी को फोन पे कर देते हो, तो जब आप फोन पे कर रहे हो तो क्या आप फिजिकली कोई भी चीज सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे हो? ऑब्वियसली नॉट. आप बस इलेक्ट्रॉनिकली, आप बस डिजिटली उसके पास जो है पैसा पहुंचा रहे हो. उसका अकाउंट एक बैंक में मेंटेन्ड है और उस अकाउंट के अंदर आप अपने अकाउंट से पैसे को डेबिट करके सामने वाले के अकाउंट में वो वैल्यू क्रेडिट कर रहे हो. तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन है मनी की, जो ऑब्वियसली यूज में भी आना काफी ज्यादा शुरू हो गई है, दैट इज सिंपली डिजिटल मनी. ये क्या है? आपकी डिजिटल मनी है. तो पहले फुल्ली बॉन्डेड मनी आया, फिर रिप्रेजेंटेटिव मनी आया, और अब क्या आ रहा है? डिजिटल मनी आ रहा है. अच्छा, इसके अलावा ध्यान देना, कई बार एग्जाम में आता है लीगल टेंडर और फिएट मनी क्या होता है. देखिए, लीगल टेंडर हो या फिएट मनी हो, जो इस समय देश में करेंसी चल रही है, करेंसी नोट्स चल रहे हैं, उन्हीं को हम फिएट मनी या लीगल टेंडर कहते हैं. फिएट मनी इसीलिए कहते हैं क्योंकि फिएट का मतलब होता है अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और यू कैन से ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो फिएट मनी है
मतलब जो करेंसी नोट्स इस समय इंडिया में चल रहे हैं उन्हें फिएट मनी कहने के पीछे रीजन ये है क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, फिएट मनी कहा जाता है। लीगल टेंडर क्यों बोलते हैं इसको जरा समझिएगा, एवरीवन प्लीज लिसन दिस वेरी केयरफुली। देखिए, टेंडर का मतलब होता है परफॉर्मेंस को ऑफर करना। सपोज मेरी कोचिंग में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया, तो मेरा उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मैं उसे पढ़ाऊंगा और बदले में वो मुझे एज अ परफॉर्मेंस क्या देगा, पैसा देगा। तो मेरे लिए मतलब उसके लिए मेरा परफॉर्मेंस क्या है, मेरा पढ़ाना, और मेरे लिए उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसके द्वारा मुझे फीस पे करना। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज दिस कि जब मुझे उससे परफॉर्मेंस लेनी है, मैंने पढ़ा दिया, अब टाइम है कि वो मुझे पैसे जमा करवाए। अगर मान लो मेरे को उससे 10,000 रुपए लेने हैं, एंड सपोज इफ स्टूडेंट कम्स एंड स्टूडेंट इज ऑफरिंग मी अ स्मार्टफोन ऑफ 10,000 ऑफ वर्थ ₹10,000, वो मुझे एक स्मार्टफोन ऑफर करता है कि सर मैंने मोबाइल खरीदा था, तकरीबन 10,000 रुपए का ये मोबाइल है, आपको मुझे फीस देनी थी, तो आप एक काम करो, बदले में ये मोबाइल रख लो। तो क्या मैं बाउंडेड हूं मोबाइल रखने के लिए? द आंसर इज नो। मोबाइल या इवन गोल्ड या इवन सिल्वर ये लीगल टेंडर नहीं कहलाते हैं। तो अगर किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन को एज अ परफॉर्मेंस पैसा देना है, ठीक है, और सामने वाला वो पैसा किसी कमोडिटी की टर्म में ऑफर कर रहा है, तो द अदर पर्सन हैज अ राइट कि वो इसे डिनाई कर सकता है कि भैया मैं आपसे बदले में क्या नहीं लूंगा, ये सामान नहीं लूंगा, मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अगर सपोज स्टूडेंट मेरे पास स्मार्टफोन नहीं, स्टूडेंट मेरे पास क्या लेके आता है, स्टूडेंट मेरे पास मनी ही लेके आता है, 10,000 रुपए लेने थे, 5 बढ़िया नोट लेकर के आता है, 2,000 रुपए के, ठीक है। तो जब वो मेरे पास पैसे लेके आएगा, तो क्या मैं उसकी इस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर सकता हूं? सपोज मैं उसको कहता हूं कि नहीं यार, मेरे को ना तुमसे पैसे नहीं चाहिए, तुम तो एक काम करो, मुझे वो जो तुमने स्मार्टफोन खरीदा है ना नया वाला, वो स्मार्टफोन दे दो। अगला कहता है कि नहीं सर, वो स्मार्टफोन तो मैं नहीं दूंगा। मैं कहता हूं कि नहीं, मैं तुमसे पैसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये पेमेंट नहीं माना जाएगा। मैं लीगली ऐसा नहीं कर सकता हूं। Whenever one person has to pay something to another person, and if the first person is offering that payment in terms of money, the other person is legally bound to accept. ठीक है, जैसे कई बार बीच में हो जाता है ना कि 5 का सिक्का मार्केट में लोग लेना बंद कर देते हैं, या 10 का सिक्का, 10 का जो कॉइन है उसे लेना बंद कर देते हैं, तो लीगली वो ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज दैट 10 रुपी कॉइन इज बेसिकली अ लीगल टेंडर। वो क्या है, लीगल टेंडर है। तो अगर आप किसी को 10 का सिक्का दे रहे हो, द अदर पर्सन इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट, वो उसको लीगली बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए। अगर वो डिनाई करता है तो आप उसकी शिकायत पुलिस में कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो फिएट मनी करेंसी नोट को ही कहते हैं, लीगल टेंडर भी करेंसी नोट्स, जो करेंसी इस समय देश में चल रही है उसे ही कहते हैं। फिएट मनी कहने के पीछे रीजन क्या है? द रीजन इज बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और लीगल टेंडर कहने के पीछे रीजन क्या है? बिकॉज अगर आप किसी को करेंसी नोट्स में पेमेंट कर रहे हो, द अदर पर्सन इज बाउंड टू एक्सेप्ट द पेमेंट, वो आपको डिनाई नहीं कर सकता है। अच्छा, एक टर्म और होती है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी का मतलब है दैट पर्टिकुलर थिंग जो मनी है नहीं बट कैन बी यूज्ड एज मनी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। जैसे कि सपोज मेरा वो स्टूडेंट जिसे मुझे 10,000 रुपए देने हैं, वो ना एक चेक लेके आता है कि सर मैं आपको ना चेक दे देता हूं 10,000 रुपए का। अब अगर आप या इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूं एग्जांपल को, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। सपोज आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो और आप उस रेस्टोरेंट वाले को कहते हो कि भाई हमारे पास अभी कैश नहीं है, हम आपको ना एक चेक काट के दे जाते हैं। क्या सामने वाला पर्सन आपसे चेक में पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए लीगली बाउंड है? द आंसर इज नो। हाँ, अगर उससे आपके ऊपर भरोसा है, वो आपको पहले से जानता है, तो वो आपसे इस पेमेंट को चेक की फॉर्म में भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो चेक को भी एज अ मनी, पैसे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप चेक में किसी के साथ डीलिंग करना चाहते हैं तो सामने वाले को आपके ऊपर भरोसा होगा, तभी आप ये डीलिंग कर पाएंगे। इस तरह से जो चीजें जैसे चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, ऑल दीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं फिड्यूशरी मनी। इन्हें पैसे की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिड्यूशरी मनी इज दैट मनी which is accepted as money on the basis of trust and
कॉन्फिडेंस। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? ओके। अब देखिए मनी का जो लास्ट पार्ट है दैट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? देखिए इकोनॉमी में किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो पैसा मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री। इसे हम देश की क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई बोलते हैं। यहां मॉड्यूल में मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूं, तो आप इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। बैंकिंग वाला जो पार्ट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट मनी ओनली। या चलिए मैं आपको अच्छे से समझा भी देता हूं, यहीं पर अपन इसको डिटेल में देख लेते हैं। एवरीवन ध्यान देना, पहली बात मनी का मतलब क्या है मैंने आपको बताया, किसी भी समय विशेष पर देश में जितना भी पैसा मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री। उसे देश की क्या कहा जाता है? मनी सप्लाई कहा जाता है। डिफाइन करने की बात कहें तो हम कह सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दिस विल बी कॉल्ड एज मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री। एक निश्चित समय पर देश में जो भी पैसा मौजूद है वो देश की क्या है? मनी सप्लाई है। अब देखो इकोनॉमी की मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए? सपोज अगर इकोनॉमी में 10 करोड़ का सामान है तो इकोनॉमी की जो मनी सप्लाई है वो भी तकरीबन 10 करोड़ की होनी चाहिए। देश की मनी सप्लाई देश में जितना प्रोडक्शन है, मार्केट में जितने के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है जनरली उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर सामान ज्यादा हुआ और पैसा कम हुआ तो डिफ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी, लोग सामान खरीद नहीं पाएंगे और सामान स्टॉक में पड़ा रह जाएगा। अब स्टॉक में रहेगा सामान तो प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम भी कम होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामान ज्यादा है और उसके अगेंस्ट में पैसा कम है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सामान कम है और उसके अगेंस्ट में पैसा ज्यादा है। अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो देश में इन्फ्लेशन आ जाएगा, मतलब सामान तो जरा सा है लेकिन लोग पैसा ज्यादा लेके घूम रहे हैं, तो डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होती नजर आएगी और इसके कारण देश में महंगाई बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जो है वो इकोनॉमी में आ सकती है। सरकार की कोशिश ये होती है कि हमेशा इकोनॉमी में जितने मॉनेटरी वैल्यू का प्रोडक्शन है उतनी ही क्या हो? मनी सप्लाई हो। और मनी सप्लाई को अकॉर्डिंगली मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर होती है? वो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर, हमारे देश के सेंट्रल बैंक पर। अब अगर आरबीआई को मनी सप्लाई को मेंटेन करना है प्रॉपरली तो उसे टाइम टू टाइम मनी सप्लाई को मेजर भी करना पड़ेगा। मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए बेसिकली 4 मेजरमेंट्स होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। M1 और M2 मेजरमेंट में आरबीआई उस पैसे को गिनने की कोशिश करती है जो कि देश में रेडिली तुरंत खर्च करने के लिए अवेलेबल है। M1 के अंदर क्या क्या आता है? M1 का पहला कंपोनेंट है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, इसे मैं CU लिख करके डिनोट कर रहा हूं। लोगों के हाथ में जो पैसा है उसे M1 मनी सप्लाई में गिना जाता है। देन इसके बाद M1 में आता है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? लोगों का बैंक में जमा वो पैसा जो कभी भी ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है बाय यूजिंग ATM या बैंक से जाकर के वो उस पैसे को निकाल सकते हैं। दैट डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। तो आप समझ सकते हैं जो पैसा लोगों के हाथ में कैश है उसे भी कभी भी खर्च किया जा सकता है, जो पैसा लोगों ने बैंक में एज अ डिमांड डिपॉजिट जमा करा रखा है उसे भी कभी भी निकाल के खर्च किया जा सकता है। तो फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में क्या आता है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई के पास भी कुछ डिपॉजिट एज अ कैश हमेशा पड़ा रहता है जिसे कभी भी आरबीआई इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट कर सकती है और या गवर्नमेंट को देकर के इकोनॉमी के अंदर पहुंचा सकती है। तो फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई के 3 कंपोनेंट्स आपको याद रखना है। कौन कौन से 3 कंपोनेंट है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई की। सेकेंड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में M1 तो लेते ही हैं, इसके अलावा हम लेते हैं सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप में से ज्यादातर को ये बात पता होगी कि अगर आप पैसा जमा करवाना चाहें तो पोस्ट ऑफिस में जाकर के भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में जमा पैसा उतना जल्दी नहीं निकाला जा सकता जितना जल्दी बैंक में जमा पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई जो पैसा लोगों का
कहां जमा है? पोस्ट ऑफिस में। उसे हमने M1 में इंक्लूड नहीं किया, उसे हमने कहां इंक्लूड किया? सेकंड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में इंक्लूड किया है। तो सेकंड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में क्या आता है? M1 आता है, यानी कि करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तो आ ही जाएगा। और साथ साथ क्या आएगा? सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है थर्ड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब थर्ड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है? थर्ड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में इंक्लूड होता है M1। अब देखो M2 नहीं लिया हमने, यहां पे क्या लिया है? M1 लिया है। और M1 के साथ हम प्लस करते हैं टाइम डिपॉजिट्स। अब ये टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? टाइम डिपॉजिट्स बैंक में लोगों का जमा वो पैसा है जो कि फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही विड्रॉ किया जा सकता है, लाइक फिक्स डिपॉजिट्स एंड आरडीज। ठीक है, तो थर्ड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में हमने M1 लिया और M1 के साथ साथ वो पैसा भी इंक्लूड कर लिया जो पैसा एक निश्चित समय के बाद इकोनॉमी में खर्च करने के लिए अवेलेबल होगा। फाइनली सबसे बड़ा मेजरमेंट आता है मनी सप्लाई का M4। अब M4 में सब कुछ लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो M3 उठा लो। अब M3 में सब कुछ आ ही गया है, सिर्फ क्या बच रहा है? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिसेस, तो इसको अलग से ले लो। सेविंग डिपॉजिट्स with post offices kind of organization, so that will come under the fourth measurement of money supply। तो आरबीआई को मनी सप्लाई को मेंटेन करना है, मेंटेन करने के लिए वो टाइम टू टाइम इसे मेजर करती है। और आरबीआई जब मेजर करती है मनी सप्लाई को तो चार कंपोनेंट्स में मेजर करती है, M1, M2, M3 एंड M4। M1 के अंदर आता है वो पैसा जो रेडिली खर्च करने के लिए अवेलेबल है, दैट इज करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। वही सेकंड मेजरमेंट के अंदर आता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वही दूसरी तरफ दो और मेजरमेंट्स में आरबीआई मनी सप्लाई को मेजर करती है, दैट इज M3 एंड M4। M3 में आता है M1 एंड टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट्स क्या है? दोज डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक व्हिच कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। और लास्ट मेजरमेंट आता है M4। M4 में सारा पैसा इंक्लूड करना है, तो M3 को तो हम ले ही लेते हैं और साथ में हम ले लेते हैं सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इन सब में से सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा मेजरमेंट है? तो सबसे ज्यादा लिक्विड का मतलब कौन से मेजरमेंट में हमने सिर्फ उसी पैसे को लिया है जो इकोनॉमी में तुरंत खर्च करने के लिए अवेलेबल है। तो मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई होता है M1 एंड लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई होता है M4। ठीक है, फोर्थ मेजरमेंट इज द लीस्ट लिक्विड फॉर्म, क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट भी है, पोस्ट ऑफिस वाला पैसा भी है और ये पैसे इतना रेडिली खर्च करने के लिए अवेलेबल नहीं है। और सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है? M1 है, क्योंकि M1 में सिर्फ वही पैसा शामिल है जिसे तुरंत खर्च किया जा सकता है। ये भी आप याद रखना, M1 और M2 को नैरो मनी कहा जाता है, जबकि M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मनी एंड बैंकिंग का मनी वाला पार्ट है जो कि हमने खत्म किया है। एक और वीडियो के अंदर हम बैंकिंग वाला पार्ट खत्म करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, देख करके जस्ट मेक श्योर कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने देखा कि मनी की एग्जिस्टेंस क्यों हुई, मतलब मनी एग्जिस्टेंस में आया क्यों। तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मनी एग्जिस्टेंस में आया। मनी के फंक्शंस हमने पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्टिजेंट फंक्शंस। फिर हमने देखा कि मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले फुल्ली बॉडीड मनी था, फिर रिप्रेजेंटेटिव मनी आया, अभी डिजिटल मनी चल रहा है। लीगल टेंडर क्या है ये हमने समझा, फिएट मनी किसको कह रहे हैं हम ये हम समझ पा रहे हैं, और फिर हमने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिड्यूशरी मनी, एंड लास्टली वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ मनी सप्लाई। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस रिकॉर्डिंग में इतना ही कर रहे हैं हम। नेक्स्ट एक और रिकॉर्डिंग में हम पूरा बैंकिंग चैप्टर खत्म कर लेंगे।